जो कि क्रिमिनल केस लड़ते हैं। सर, आपका मेरे शो अजय शो में आप सभी का स्वागत। धन्यवाद। ओके सर, यस, जैसा कि आप जानते हैं कि पाली से ये नामचीन शख्स हैं, वकील साहब हैं, बहुत सारे लोग इन्हें चोपड़ा जी के नाम से भी जानते हैं। तो वकील साहब, ये बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि आपने क्रिमिनल केस की तरफ ही आप बढ़ रहे हैं आगे। बहुत सारे केस होते हैं, मतलब आपने लॉयर बन गए हैं तो बहुत सारे लॉयर की कैटेगरी हो सकती है, पर आपने क्रिमिनल वाले लॉयर की ही कैटेगरी क्यों चूज की? बचपन से मैंने क्रिमिनल लोगों को नजदीक से देखा। मैं जिस मोहल्ले में रहता था, वहां शराबी लोग, आतन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ज्यादातर रहते थे। और मैं देखता था शराबी लोग शराब पी करके आते थे, प्रतिदिन अपनी वाइफ को, बच्चों को, अपने पेरेंट्स को शराब पीकर मारते थे। और वो बेचारे माँ बाप, पत्नी रोज मार खा करके चुपचाप सहन कर जाते थे। कभी तो इतनी मारपीट होती थी जो असहनीय होती थी। मैंने कहा ये सब क्या है। तो जब मैं उन लोगों से पूछता था, हालांकि मेरा बचपन था, फिर भी मैंने कई बार पूछा, आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हो? कि हमारी सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई क्यों नहीं होती है? आप अच्छा प्रयास करो, पुलिस थाने में जाओ, वकील करो, कोर्ट में कार्रवाई करो, सुनवाई होगी। फिर मुझे ये महसूस हुआ, मेरे देश में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्राइम को रोकने की शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं इस फील्ड में आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार जो हमें क्रिमिनल दिखता है वो क्रिमिनल होता नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा, आप आम आदमी ये कहेगा कि ये तो क्रिमिनल साइड से भी प्रैक्टिस करते हैं। कई बार निर्दोष लोगों को भी कानून की नजर में क्रिमिनल बना दिया जाता है, तो उनकी भी पैरवी करनी पड़ती है। पर मेरा मेन उद्देश्य यही था, जब मैंने बचपन में अपराध को देखा, अपराधियों को देखा, तो मुझे लगा मुझे अपराध से लड़ना है। तो अपराध से लड़ने के लिए सबसे अच्छा सिस्टम, मैं पुलिस वाला नहीं बन सकता था। मुझे पता था कि मेरी ना तो फिजिकल फिटनेस है, ना मेरी वैसी स्थिति है कि मैं पुलिस वाला बनूं। तो सबसे अच्छा फील्ड मुझे एडवोकेसी का लगा। तो बचपन से ये इरादा था कि एक दिन वकील बनना है और क्रिमिनल लॉयर बनना है, इसलिए इस फील्ड में आ गए। ओके सर, ग्रेट। देखा कि आपके मोहल्ले में, आपके शहर में जब क्राइम बढ़ता है तो एक छोटे से शख्स ने बचपन में वो उन चीजों को देख रहे थे और एक एम्बिशन बना लिया कि दुनिया में कुछ बदलना है। तो आर्यन जी ने वही चीज बदलने के लिए अपने ऊपर काम किया। यस सर, जब लॉयर बने आप, पहली बार आपको आपका केस याद आता है जब आपने पहला केस लड़ा हो, तो उस समय आपके साथ कैसा फील हो रहा था? क्या आप नर्वस थे, डर रहे थे, क्या चीजें हो रही थी? देखिए, नर्वसनेस तो थोड़ी बहुत शुरुआत में सभी को लगती है। और एडवोकेसी के फील्ड में तीन चीजें होना जरूरी है। एक तो अच्छा बोलने वाला चाहिए, लिखने वाला चाहिए, और सुनने की भी कैपेसिटी रखने वाला चाहिए। क्लाइंट की बात को अच्छे से सुनो, समझो और कोर्ट में उसको प्रेजेंट करो। और उसके लिए प्लीडिंग भी आपके पास में, मतलब लिखावट जो आपकी शैली है कोर्ट को में प्रेजेंट करने की, वो आपके पास अच्छी होनी चाहिए। तो नर्वसनेस इस बात की रहती है, जो मैंने लिखा वो सही तो लिख रहा हूँ, मैं कोर्ट में जो बोल रहा हूँ मेरी बात जज साहब समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, और मैं जो मेरे क्लाइंट मुझे बता रहे हैं मैं उसकी बात समझाऊं या नहीं समझाऊं, और कोर्ट में मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा थोड़े समय महसूस होता है। ये नर्वसनेस तब खत्म होती है जब आपको कोर्ट से कोई जजमेंट, ऑर्डर आपके फेवर में मिलता है। तब आपको लगता है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, हम हमारे क्लाइंट की पैरवी कर सकते हैं। तो जब शुरुआत की, क्लाइंट की पैरवी की, सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा, उन लोगों ने जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझसे पैरवी करवाई। जी जी, और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है भरोसा करना। और इस फील्ड में भरोसा ही सब कुछ है, क्योंकि जो क्लाइंट होता है वो सब कुछ अपना अपने वकील पर समर्पण कर देता है। सब कुछ वकील पे डिपेंड करता है। पैरवी जो करनी है वो वकील साहब को करनी है, क्लाइंट को तो मौन रहना है, चुप रहना है, जी उसे जी, कुछ नहीं बोलना है। जो बिल्कुल। कहना है वो वकील साहब को कहना है। तो उसने हम पर भरोसा किया, हमें अपनी फाइल सौंपी, और हमने लड़ाई लड़ी। और लड़ाई लड़ते लड़ते 11 साल हो गए, और बस भरोसा जीतते गए और सबका दिल जीत लिया। ओके ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। ग्रेट सर, आपने अपनी जर्नी सुनाई जिसमें आपने पहले केस के बारे में बताया कि जज साहब का जो जजमेंट आता है उसके बाद में आपके चेहरे पे खुशी आती है। आपने, मुझे पता है, हम आए दिन अखबारों में आपके बारे में पढ़ते रहते हैं, आज आपने इस क्रिमिनल केस को जीता, आज उसमें जीता। कोई चैलेंजेस कैसा आया था अरियन जी आपके जीवन में जिसको लग रहा था कि ये तो असंभव है, और आपने मैजिक कर दिखाया और वो शख्स आज आजादी से सांस ले रहा है और घूम रहा है? वैसे तो हर दिन चैलेंजिंग है, हर दिन मुझे हर केस में चैलेंज लगता है। फिर भी बहुत सारे ऐसे केसेज है जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता। आपके इस चैनल के माध्यम से एक केस के बारे में शॉर्ट में बात करूंगा मैं। जी जी सर, बिल्कुल।
एक केस था 17 साल पुराना, ओ, 17 साल पुराना रेप का केस था। अच्छा। वैसे रेप बोलना भी गलत है, पर फिर भी वो जो केस था वो झूठा था। 70 साल के बुजुर्ग पर एक रेप का केस था, 17 साल पुराना। जब मैं वकालत में भी नहीं आया था तब का केस था। अच्छा। 17 साल बाद में पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके आई 2 साल पहले, और उस पर चार्ज लगा, वो जेल में रहे। जब मुझे पता चला कि पहले मैं एडवोकेट नहीं था, फिर मेरे पास में वो फाइल आई, उनके पोते आए मेरे पास में कि मेरे दादाजी जेल में है और आपको उनकी बेल करवानी है, उनका केस लड़ना। मैंने कहा, आपके दादाजी के दादाजी की एज क्या होगी? 70 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड दादाजी, और केस क्या? रेप का। जब सारी बात समझ में आई, लड़ा, और 3 महीने तक वो अंदर जेल में रहे, क्योंकि जो सेक्शन उन पे लगी थी, जो आरोप उन पे लगा था, वो बेहद गंभीर प्रकृति का आरोप था। बाद में कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देकर के दोष मुक्त किया। ऐसा कोई एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो सके उन्होंने अपराध किया है। तो वो बड़ा चैलेंजिंग केस था, एक 70 साल के बुजुर्ग को, और सबसे बड़ी बात, उनके दोनों पैरों में रॉड लगी हुई थी, वो चल फिर भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में ऐसे बुजुर्ग की पैरवी करना, उसके लिए लड़ाई लड़ना, और उसके पोते पोती, दोहिते दोहिती, पत्नी, बच्चे हर रोज पूछते हैं, सारे रिश्तेदार पूछते हैं वो कब बाहर आएंगे, कब बाहर आएंगे। सबको जवाब देना और लड़ाई लड़ना तो थोड़ा सा लगा था, पर आज एक आत्मसंतुष्टि होती है। जी, जी, जी सर, बिल्कुल ये सुन के हम भी हैरान हो गए कि अ, आपने एक ऐसे केस को जीता है जो उस परिवार ने शायद उम्मीद ही छोड़ दी होगी कि वो कभी बाहर आ पाएँगे, और आपने इतना कमाल कर दिखाया सर। बिल्कुल, डेफ़िनेटली। ये जब कभी-कभी आम नागरिक को वकालत, कोर्ट कचहरी जैसे हम सुनते हैं कि सफ़ेद डॉक्टर के पास जैसे कोट होता है उससे डर लगता है, वकील साहब काला कोट होता है, उनसे डर लगता है। तो लोगों की धारणा क्या है? एक्चुअल में ये मिथ्या कहाँ से आई है कि लोगों के अंदर ये व्हाइट कोट, ब्लैक कोट के बीच में जो गैप होता है, आपको क्या लगता है कि ब्लैक कोट कितना इम्पोर्टेंट है एक आम नागरिक के लिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत तरह के कार्य होते हैं। जैसे किसी को पढ़ाना भी कार्य है, सीए भी वर्क करता है, डॉक्टर भी वर्क करता है, पुलिस वाला भी वर्क करता है, बहुत सारे प्रोफेशन है। उन कार्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य सेवा का कार्य। सेवा का कार्य एक वकील जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता मेरी नजर में, क्योंकि एक वकील एक निर्दोष की व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है, एक व्यक्ति को फांसी पे जाने से बचा सकता है, उम्र कैद की सजा से बचा सकता है, उसे नया जीवन दान दे सकता है। वकालत का प्रोफेशन सेवा का प्रोफेशन है, एक गरीब तबके के व्यक्ति को लेकर के एक अमीर घर के व्यक्ति तक को न्याय दिलाने का अगर किसी के पास में अधिकार है कानूनन, तो वो एक अधिवक्ता के पास में है। आज अन्याय सब जगह हो रहा है, हर जगह व्यक्ति पीड़ित है, और एक एडवोकेट ही ऐसा एक व्यक्ति है जो लड़ाई लड़ सकता है। एक एडवोकेट हर व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ता है, और एक एडवोकेट को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, एक एडवोकेट को कभी कभी डॉक्टर भी बनना पड़ता है, कभी सीए भी बनना पड़ता है, कभी टीचर भी बनना पड़ता है। न्यायालय में अगर वो डॉक्टर की ओर से पैरवी कर रहा है या डॉक्टर से सवाल जवाब कर रहा है तो उसको डॉक्टर बन के आना पड़ेगा। डॉक्टर की सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, डॉक्टर का जो प्रोसीजर है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सीए के फील्ड में ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, अगर सीए से आपको कोर्ट में सवाल जवाब करना है, क्योंकि हमारे कोर्ट में सब तरह के गवाह आते हैं, कभी हमें सीए से भी सवाल जवाब करना पड़ता है, कभी डॉक्टर से करना पड़ता है, कभी पुलिस वाले से करना पड़ता है, कभी इंजीनियर से सवाल जवाब करना पड़ता है, तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। हम एक प्रोफेशन के होकर के सारे प्रोफेशन की पढ़ाई पढ़ते हैं, और न्यायालय में हमें हमारी न्यायपालिका, हमारे न्यायाधीश हमारे सामने बैठे हैं, बताना तो हमें, न्यायाधीश को निर्णय करना है, क्या सच है क्या झूठ है वो तो हमें प्रेजेंट करना है कोर्ट के सामने, तो उसके लिए हमें तैयार होना है। तो एक अधिवक्ता तो इंजीनियर भी होता है, सीए भी होता है, डॉक्टर भी होता है, सारे उसमें गुण होते हैं। एक चीज आप सिस्टम हो गया हमारे देश में, निःशुल्क पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की कमी नहीं है। राज्य सरकार की ओर से गरीब तबकों के लिए, असहाय लोग, जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क पैरवी कर रहे अधिवक्ता। आपका तो 1 रुपये खर्च नहीं हो रहा, संवैधानिक अधिकार है आपको। तो ये थिंकिंग हमें ही चेंज करनी पड़ेगी, और हो सकता है शुरुआत इस चैनल के माध्यम से हो। अधिवक्ताओं के बारे में जो नकारात्मक चिंतन है उसे बदलने की वास्तव में आवश्यकता है। अधिवक्ता देश और दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। भारत का हर कानून अधिवक्ताओं के हाथों से ही आगे बढ़ता है। श्योर, श्योर। बिल्कुल, आपने सही कहा है सर। काले कोट में बहुत ताकत होती है।
अगर आप उन झूठे केस में भी आपको फँसा देते हैं, तो वो बाहर निकालने वाले सिर्फ़ वकील साहब ही होते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे अरियन जी ने 70 साल के व्यक्ति की पैरवी की और उन्हें एक झूठे मुकदमे से बाहर लेके आए और उन्हें वहाँ पे एक सक्सेसफुल लाइफ दी ताकि वो सर उठा के अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। ऐसे न जाने इंडिया में कितने सारे केस चल रहे होंगे जहाँ पे लोग सिर्फ़ झूठे मुकदमों के चक्कर में अंदर बैठे हैं। आए दिन सर हम अखबार में पढ़ते रहते हैं, आपका नाम आता रहता है और हमें पता चलता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एक्चुअल में लोगों को झूठे फ्रॉड केस बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है जिसमें आपने लोगों को बाहर निकाला है। अभी रिसेंटली सर ऐसा कोई आप हमारे चैनल के युवा हैं, हर तरह के जो लोग हमें देख रहे होंगे तो आप उन्हें एक छोटा-सा मैसेज दें कि एक्चुअल में कानून तोड़ना कितना बड़ा जुर्म है और इसे फिर कोई नहीं बचा सकता है। तो इस माध्यम से थोड़ा-सा कानून को लेके अवेयरनेस भी होनी चाहिए। लोगों में कानून को लेके अवेयरनेस नहीं है, खासकर तो युवा लोगों को। बिल्कुल आपने सही कहा। आजकल के लोगों की ये थिंकिंग है कि कोई कानून बना है, कोई नियम बना है तो उसे तोड़ने के लिए ही है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, आप बच नहीं सकते। अब तो अभय कमांड जो राजस्थान पुलिस की सर्विसेज है पूरे भारत में, हर राज्य की पुलिस की ये सर्विसेज है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब तो हमारे देश की टेक्निक बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप कहीं पर बैठे कोई क्राइम कर रहे हैं, अभय कमांड के कैमरों में हर चीज पकड़ में आ जाती है और मोबाइल लोकेशन है, क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। आधे से अधिक, मैं तो कहना चाहूंगा 90% क्राइम सीसीटीवी फुटेज से, मोबाइल लोकेशन से, कॉल डिटेल से ही पुलिस पकड़ लेती है। बिल्कुल। क्राइम तो करना नहीं चाहिए। मैं आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, क्रिमिनल लॉयर हूं मैं मेरा अपराधियों को संरक्षण नहीं है। श्योर, श्योर। और राजस्थान पुलिस का भी यही कहना है, अपराधियों में भय होना चाहिए, आम जन की सुरक्षा, अपराधियों में भय। मैं भी यही कहना चाहूंगा, अपराध गलत है, अपराधियों की स्थिति बहुत खराब होती है, दुर्दशा होती है, उनका बुढ़ापा भी खराब होता है, जवानी खराब होती है, पूरी जवानी तो वो जेल में सड़ते हैं। जेल में कोई वहां मौत शोक थोड़ी है, तो कुछ नहीं होता है। टीवी में आप जैसे देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जेल में खराब जीवन ही व्यतीत करना पड़ता है। हाँ ठीक है, भोजन मिल जाता है और रहने को जगह मिल जाती है, पर वो रहने जैसा नहीं है। आपको भयंकर गर्मी सहन करनी पड़ेगी, गर्मी में, सर्दी में सर्दी सहन करनी पड़ेगी। हर मौसम में आपको कोई अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जेल में। जेल में क्या है, जेल, अरे एक जानवर को पिंजरे में रख देते हैं, वही भागने की कोशिश करता है, वो जानवर होकर के पिंजरे में नहीं रहना चाहता है। उसको 24 घंटे खाने पीने की वस्तुएं दे दो, अच्छे से अच्छे पकवान दे दो, ड्राई फ्रूट दे दो, मिठाइयां दे दो, तो भी वो बाहर निकलना चाहता है। तो जेल तो क्या है, एक पिंजरा ही तो है। तो अपराध करोगे तो जेल में जाना पड़ेगा, और जेल में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, मैं पुनः कह देता हूं। और बहुत खराब स्थिति होती है, घर वाले रोते हैं। एक बंदा जेल में चला जाता है, उसकी बीबी, उसके बच्चे, माँ बाप आके बार बार रोते हैं, और जब वो जेल में मिलने जाते हैं तो देखते ही रोने लग जाते हैं। अरे आपने तो क्राइम कर दिया, पीछे आपके घर वाले क्यों दुखी हो रहे हैं? उन्होंने क्या क्राइम किया? और उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनकी सुख चैन की नींद चली जाती है, उनको रातों को नींद नहीं आती, अपराधी को भी नींद नहीं आती। अपराधी को हर समय डर रहता है, पुलिस वाले आएंगे, पकड़ लेंगे, और आज मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, कल गिरफ्तारी हो जाएगी, इस मामले में मुझे पकड़ लेंगे, इस मामले में पुलिस मेरी रिमांड ले लेगी, इसमें जेल जाना पड़ेगा, उसमें जेल जाना पड़ेगा। तो रातों की नींद चली जाती है। अब आदमी सुख चैन की जिंदगी जीना चाहता है, तो सुख चैन की जिंदगी, अगर अपराध किया तो आपको सुख चैन की जिंदगी इस जन्म में कभी नसीब नहीं होगी। बिल्कुल, अगर आप अपराध करते हो तो इस दुनिया में कोई भी आपको बचा नहीं सकता है और कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। वकील साहब ने सिर्फ सिंपल सी एक ही भाषा में कहा है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से और बिना कानून तोड़े आप अपनी ज़िंदगी जियो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रह सकती है। अदरवाइज़ अगर आप कानून तोड़ते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेकार होगी। जैसे आप पिंजरे में देखते हैं, आप जब चिड़ियाघर गए होंगे तो देखना कि कैसे शेर को भी कितनी तकलीफ होती है, किसी भी जानवर को बंद कर देते तो आप सोचो 4 इंच की जो दीवार होगी, जो छोटी-सी जेल होगी, उसमें आपकी ज़िंदगी कितनी कड़वाहट होने वाली है और बाहर जो आपका परिवार है, उसके ऊपर कितने लांछन लगने वाले हैं, कितनी चुनौतियाँ आने वाली हैं। ये सारी चीज़ें हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं अरिहंत सर के साथ में, जो कि पाली के नामचीन वकील हैं और आज वो स्पेशल हमारे गेस्ट भी हैं और स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि आज उन्होंने हमसे वादा किया था कि एक दिन हम आपके चैनल पे आएँगे और लोगों को अवेयरनेस करेंगे। सर बेल क्या होती है? सिंपल सी भाषा में हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि बेल क्या आज़ादी होती है या बेल का मतलब क्या होता है? बेल, जिसको हिंदी में हम जमानत कहते हैं, एक केस, एक क्रिमिनल केस
कब तक चलेगा उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जी सर। ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक केस का इतने समय में ही फैसला देना है। ओके। हमारे न्यायपालिका का ये सिस्टम है कि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए और अपराधी बचना नहीं चाहिए। तो सच सामने लाने के लिए न्यायपालिका में प्रोसीजर बना हुआ है। गवाह आएंगे न्यायालय में, गवाहों के बयान होंगे, उसके बाद में अधिवक्ता पैरवी करके बहस करेंगे। न्यायालय को सच को सामने लाना है, ये कोर्ट को लाना है और अधिवक्ता को भी न्यायालय के समक्ष सच प्रकट करना है। तो सच प्रकट करने में कई बार वर्षों बरस भी लग जाते हैं। तो जब एक क्रिमिनल मामले में कई वर्षों तक वो केस चलेगा और किन्हीं अपराधों में सजा कम है, किसी में 2 साल तक की, 3 साल तक की सजा है या 7 साल तक की कम की सजा है, तो ऐसे में कानून ये कहता है ऐसे अपराधियों को अधिक समय तक जेल में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर लंबे समय तक अपराधी जेल में रहेगा तो दूसरे खुखार अपराधियों के साथ में रहेगा तो उसका आचरण वो सीख जाएगा। यार खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल जाता है। तो एक खुखार अपराधी को देख करके वो कहेगा, अरे तुम क्यों डरते हो, तुमने तो चोरी करी है, मैंने 10 मर्डर कर रखे हैं, मैंने लूट कर रखी है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तुम जब तक जेल में हो मैं तुझे तैयार करता हूं। तो ऐसे लोग लंबे समय तक जेल में ना रहे, जिन्होंने कोई लंबा बड़ा अपराध नहीं किया है वो लंबे समय तक जेल में ना रहे, तो उनके लिए जमानत की प्रक्रिया है। न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत दी जाती है। इस शर्त पर जमानत दी जाती है जब न्यायालय उन्हें बुलाएगा, उन्हें आना पड़ेगा, पेशी पर आना पड़ेगा। न्यायालय ये भी शर्त लगाता है आप न्यायालय की बिना अनुमति विदेश नहीं जाएंगे, देश छोड़ करके नहीं भागेंगे, विजय माल्या नहीं बनेंगे। तो ये सारी शर्तों के आधार पर न्यायालय द्वारा जमानत दी जाती है। जमानत देने का अर्थ ये नहीं केस खत्म हो गया, केस तो चलता रहता है, पेशियों पे जाना पड़ता है, कई बार पेशियों से छूट भी न्यायालय प्रदान करता है। पर जमानत का सीधा सा ये अर्थ है आपका केस चल रहा है तब तक आप रिहा है। अब जब अंतिम फैसला आएगा तो वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट आपको सजा करे या बरी करे। बरी कर दिया तो आपको जेल में नहीं जाना पड़ेगा और सजा हो गई तो पुनः जेल में जाना पड़ सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप समझ गए होंगे बेल का मतलब क्या होता है। बेल का मतलब एक सिंपल सी भाषा में कहें तो एक आज़ादी होती है जो जज साहब की तरफ से आपको दी जाती है, पर आपको टाइम टू टाइम वहाँ जाना होता है और आना होता है और ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो कानून के तहत चलता रहता है। और ये बेल दिलाने का भी सिर्फ वकील साहब को मिलता है ताकि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा अड़चनें ना आए। सर, आजकल क्राइम करने से डरते नहीं। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। छोटे छोटे बच्चों में अपराध की भावना बढ़ने का एक मुख्य कारण मैं मानता हूं मोबाइल और ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया पर इतने सारे, मैं किसी सीरियल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्राइम से रिलेटेड बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, वीडियोस आती है, कई सारे मैसेजेस आते हैं, उनको देख करके भी क्राइम सीख जाते हैं। और आजकल फ्रेंड ग्रुप भी ऐसा ही हो गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा जो हमारे देश के लिए बहुत घातक है, युवा पीढ़ी के लिए घातक है, नाबालिग बच्चों के लिए घातक है। क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट में माइनर चाइल्ड भी आते हैं, बिलो 18 भी स्टूडेंट आते ही हैं। तो मैं बताना चाहूंगा माइनर चाइल्ड में आजकल नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। स्मैक लेते हैं, एमडी ड्रग्स लेते हैं, ऐसे ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। शराब से भी भयंकर, शराब तो बहुत पीछे रह गया। छोटे छोटे बच्चे 14, 15, 16 साल के माइनर चाइल्ड स्मैक का सेवन करते हैं। इतनी महंगी स्मैक होती है, वो स्मैक खरीदते कैसे हैं? घर से पैसे चुरा करके लाते हैं और कई बार तो पेरेंट्स पॉकेट मनी दे देते होंगे, पर इतनी पॉकेट मनी रोज देना या घर वालों से जिद करके लाना ये भी गलत है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा रोज पॉकेट मनी क्यों ले रहा है, वो पॉकेट मनी कहाँ खर्च कर रहा है, कहीं वो नशे की लत में तो नहीं जा रहा है, कहीं वो अपराध की ओर तो नहीं जा रहा है। 14 साल के 16 साल के बच्चों के, गर्ल्स की बात करें तो उनके बॉयफ्रेंड होते बहुत सारे। और हमारा भारतीय कानून ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र की किसी बालिका को लैंगिक हमलों से बचाना जरूरी है। वो ऐसे प्रेम संबंधों में बिल्कुल ना फंसे। हर दिन राजस्थान में पाली जिले में, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, पूरे राजस्थान में कहीं पर भी पॉक्सो एक्ट के मामलों में सुनवाई हेतु 3-3 कोर्ट नहीं है।
पर पाली जिले में 3-3 कोर्ट है। ये शर्मसार होने की बात है कि इतना पाली में अपराध बढ़ गया है नाबालिग बच्चियों के साथ में। नाबालिग बच्चियों का इतना यौन शोषण हो रहा है, बच्चियां इतनी भाग रही है, भाग करके 14 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, 15 साल की लड़कियां शादियां कर रही है, गर्भवती हो रही है। और जो लड़के शादी करते हैं उनको आजीवन कारावास तक की सजा होती है और वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ते हैं। तो ऐसा प्रेम संबंध क्या काम का। तो बच्चों में इस और अवेयरनेस देवे और नशीले पदार्थों से दूर रखे। और तीसरी चीज, आजकल ये जुओं का बहुत सारा चलन हो गया, ऑनलाइन गैम्बलिंग, इनसे भी बच्चों को बचाए। ये अपराध है, बिल्कुल। इसमें भी सजा होती है। और एक बात और कहना चाहता हूं, 12 साल से बड़ी उम्र का कोई बच्चा है वो अपराध करता है तो उसके लिए चिल्ड्रन कोर्ट बना हुआ है, उनकी भी वहां सुनवाई होती है, उनको वहां रखा जाता है। हालांकि वो जेल जैसी जेल नहीं होती है, वो बाल सुधार गृह है, पर उनको भी सुधार गृह में 1-2 कमरों में रहना पड़ेगा, फिर उनको वो बच्चों के लिए तो वो भी जेल हो जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप माइनर हैं तो क्राइम ना करें, अपराधियों से दूर रहे। आपके आसपास अपराध हो रहा है तो अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने टीचर को बताएं, वो आपको अवेयर करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर कोई परेशानी हो रही है और लगता है कि परेशानी ज्यादा बढ़ गई है तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर के साथ पुलिस से मिलिए, संबंधित पुलिस थाने में जाइए, पर अपराध का हिस्सा ना बने। श्योर सर, श्योर। बिल्कुल, आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है सर ने कि कैसे छोटे बच्चे क्राइम में फँसते हैं। आपकी उम्र है पढ़ाई करने का, आप कुछ नया सीखें, एक्टिवेट रहें और अच्छी चीज़ें देखते रहें। यस सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप बहुत अच्छे हैं, अधिवक्ता तो हैं ही हैं, पर आप बहुत अच्छी राइटिंग में बुक्स भी लिखते हैं, आपकी बुक्स भी बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई है और हमने आपकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, तो हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है। आप जाते-जाते उस आपकी बुक्स में कोई अच्छी-सी लाइन्स जो हमारे जो चैनल पे लाखों लोग देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ प्रेरणादायक बोल दें, तो उनको मज़ा आ जाएगा और आपसे आज बात करके बहुत कमाल लगा है, चोपड़ा साहब। तो ज़रूर आप अपनी फ़ेवरेट बुक्स में से कुछ बताइए। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं अभी, किम दुखम, अर्थात दुख क्या होता है। वास्तव में आज व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। अरे पड़ोसी के घर में कार क्यों आ गई, उस रिश्तेदार के घर में कार क्यों आ गई, उस रिश्तेदार का प्रमोशन क्यों हो गया, उसके घर वाले घूमने क्यों चले गए, तो इस बात से दुखी है। मैं ये कहना चाहूंगा, आप दुनिया की इन बातों को भूलें, अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देवें, इसका दुख ना करें। कोई कितना भी सुखी है तो वो उसकी जिंदगी, अच्छी बात है। कोई दुखी है तो उसके दुख को कम करने की कोशिश करें। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा। तो उसमें आप दुनिया के दुख को दूर करने की कोशिश करेंगे तो परमात्मा आपका दुख स्वतः ही दूर कर देगा और आपका दुख अपने आप ही दूर हो जाएगा। आपको लगेगा मैं उसके लिए कुछ अच्छा प्रयास कर रहा हूं, उसका भला कर रहा हूं, उसकी सेवा कर रहा हूं, उसके लिए कुछ अच्छा सोच रहा हूं, तो ऊपर वाला आपके लिए स्वतः अच्छा सोच देगा और आपका खुद का स्वतः भला हो जाएगा। जो दूसरों के भला करने के बारे में चिंतन रखता है उसका सब जने भला करेंगे, ऊपर वाला भी भला करेगा और प्रकृति आपका भला करेगी। प्रकृति, ये वायुमंडल, इसमें अदृश्य एक शक्ति है जो ईश्वरीय शक्ति है मेरी नजर में, वो आपका स्वतः भला कर देगी। आप दूसरों का बुरा करने का सोचोगे तो आपका स्वतः बुरा हो जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत मज़ा आया और बहुत ही इन्फॉर्मेशंस आज ये हमने हमारे व्यूअर्स जो हमें लाखों लोग देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक ये वीडियो रहेगा। आपने बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए, जैसे पॉक्सो के बारे में बात की, क्रिमिनल एक्ट के बारे में बात की। कैसे आपने एक अपनी स्टोरी सुनाई जिसमें आपने ये बताया कि लोगों को गलत फँसा भी दिया जाता है। कैसे कानून के इम्पोर्टेंट्स नोट्स बताए। आप इन वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से आप यहाँ आए, आपसे मुझे धन्यवाद। बहुत